जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए दोस्तों, लगातार मेंस एग्ज़ाम पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि मुख्य परीक्षा में चाहे वो यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, अब उनमें एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो है कि जो कैंडिडेट हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहा बंदा, उस बंदे के अंदर एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। विश्लेषण करने की जो क्षमता है, चीज़ों का, घटनाओं का, कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करने की जो एक क्षमता, एक एबिलिटी होना चाहिए, है ना, एक अप्रोच होना चाहिए, कहना चाहिए, है ना, एक एनालिटिकल अप्रोच, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। यानी कि सिर्फ अब ऐसे प्रश्नों का मैं मना नहीं कर रहा, अभी भी उनका बहुत अस्तित्व है, लेकिन धीरे धीरे उनका अस्तित्व अब खत्म होता चला जा रहा है। और अब आप देखोगे कि 5 अंक और 11 अंक में खास तौर से एमपीपीएससी की यदि हम लोग बात करें, और यूपीएससी का तो पूरा का पूरा चरित्र ही आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि केवल एनालिटिकल अप्रोच पर डिपेंड करता है। यदि कैंडिडेट के अंदर एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, वो यदि एनालिसिस नहीं कर पाता चीज़ों का, तो उसकी सफलता मुश्किल है फिर। तो यहाँ मैं आज कुछ ऐसे सूत्र आप लोगों के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, और एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि एनालिटिकल अप्रोच होती क्या है। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास में है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्लेषण करने की क्षमता क्या होती है ना। इसको मैं एक छोटा सा एनालिटिकल अप्रोच, मैं डबल ए या ए के नाम से इसको बार बार बोलूँगा कि एनालिटिकल अप्रोच क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हमने कि कोई एक तथ्य है, कोई एक फैक्ट है, या कोई एक इंसिडेंट है, कोई एक घटना है, उसको अनेक कई कोणों से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशन में उसको देखने और परखने की जो क्षमता होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कहा है कि ये टैलेंट होता है, ये क्या होती है, एक क्षमता होती है। और क्षमताएं ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, मेरा मानना है कि जिनको डेवलप किया जा सकता है। यदि उन पर काम किया जाए, यदि उन पर परिश्रम किया जाए, तो उन क्षमताओं का विकास किया जा सकता है ना। कोई बोलता था कि मैं जिस दिन मैंने दौड़ना शुरू किया था, तब तो मैं 1 किलोमीटर ही दौड़ पाया था मान लीजिए, या आधा किलोमीटर पर ही पैर दर्द करने लग गए थे। लेकिन आज वो 10-10 किलोमीटर दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्षमता को बढ़ा लिया। तो क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपके साथ में ये डिस्कशन भी स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपनी क्षमता का विकास जरूर करें, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मुख्य परीक्षा में खास तौर से मिलेगा और इंटरव्यू में भी मिलेगा। अब जब हमने यहाँ पर बात की है कि कई सारे कोणों से इसको देखा जाना चाहिए, कई डायमेंशन से, कई एंगल से इसको देखना आना चाहिए, तो वो क्या क्या कोण हो सकते हैं, वो क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक, सोशल यानी कि सामाजिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, वैश्विक यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ के इसके आप बात करें, और अन्य कोई भी एक कोण और भी, या कई कोण, जितने भी सिलेबस में आपके जितने भी कहना चाहिए जितने सब्जेक्ट हैं, जितने भी सिलेबस में अलग अलग विषय हैं, उन सभी विषयों को आप एक टॉपिक पर अप्लाई कर सकें। अब देखिए, इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये क्या है, एक ऐसी वेल नोन चीज़ है जिसके माध्यम से मैं एनालिटिकल अप्रोच होती क्या है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये तथ्य है या ये घटना है, जैसा मैंने कि इसकी परिभाषा में कहा कि एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है कि जब हम किसी तथ्य या किसी घटना का अलग अलग डायमेंशन में एनालिसिस कर पाते हैं। चलिए करने की कोशिश करते हैं इसका। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, तो इसमें यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें इतिहास का आपको कोई संबंध दिखाई देता है, तो विचार करिए आप। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि बिल्कुल सर दिखाई देता है, क्योंकि इतिहास में योग के बारे में नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन है, जिसके पतंजलि जो रहे थे, एक ऋषि मुनि थे, हमारे एक दार्शनिक थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो क्या थे, इसके प्रवर्तक थे दोस्तों। साथ ही हम लोग बात करें कि योग के बारे में हिस्ट्री में और कहाँ मिलता है,
तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक इतिहास में इसको प्रमोट किया था स्वामी विवेकानंद ने। जिस तरीके से अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसी तरीके से एक बार पहले भी मनाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार पहले भी योग दिवस मनाया जा चुका है, समथिंग 1925 में, आई थिंक। इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक घटना, एक तथ्य है, और इससे जुड़ा हुआ हमने कहाँ पे डायमेंशन देख रहे हैं, कितनी घटनाएं, कितने तथ्य देख रहे हैं हिस्ट्री में। अब बात करते हैं पॉलिटी की। आप मुझे बताइए कि क्या इसमें आपको कोई पॉलिटी वाला कोण दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो दोस्तों आप ये पाएंगे कि इसके अंतर्गत ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, इसको मान्यता दी थी यूएनओ ने। और यूएनओ में किसी चीज़ को मान्यता मिल जाना वो उस देश की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय होती है। आप देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब इसका प्रस्ताव रखा था, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लगभग 170 से ज़्यादा देशों ने हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन किया था 193 में से। मतलब इसका ये है कि इतने सारे देश जो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल मंच पर भी भारत के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। तो ये भारत की एक कल्चर भी है और साथ ही साथ में एक कूटनीतिक विजय भी है। कल से हम कह सकते हैं विश्व को कि हमने भी विश्व को कुछ दिया है, और ऑफिशियली इसको यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो यहाँ पर पॉलिटी का एंगल जरूर दिखता है। इसके अलावा एक शब्द होता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ये क्या चीज़ होती है भाई? आप लोगों ने देखा होगा कि दो देशों के प्रधान जब मिलते हैं, दो देशों के शीर्ष नेतृत्व जब भी मिलता है, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, जब भी वे आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, भले ही उन दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा हो, तनाव चल रहा हो, लेकिन दोनों एक दूसरे का हितैषी या मित्र बताने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा। और अनौपचारिक कार्य करते रहते हैं। जैसे कि शिंजो आबे जब भारत आए थे तो उनसे गंगा जी की आरती करवा दी मोदी जी ने। शी जिनपिंग आए थे तो उनको लेकर के साबरमती आश्रम में सूत कटवा दिया। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों किसी से, ओबामा की बेटियों से व्यक्तिगत रूप से उनके एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहा ये पूछते हैं मोदी जी? क्योंकि ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम अपने आपसी संबंधों को अनौपचारिक रूप देने की कोशिश करते हैं, मधुर बनाने की कोशिश करते हैं। यही होती है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और भारत का जो योग है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी काम कर सकता है, यदि एक एंगल में आप इसको देखें तो ये उदाहरण के लिए देखिए, और भी बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन मैं एक एक दो घटनाओं के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है। तो पॉलिटी की बात हो गई है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं जियोग्राफी तो बहुत आसानी से आप बता दोगे क्योंकि इसको वर्ष में 21 जून के दिन ही मनाने का कारण जो है वो भूगोल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आप सोच के देखिए कि इसको हो सकता था कि वो विवेकानंद जी के जन्मदिन पे मनवा सकते थे, मोदी जी खुद के जन्मदिन के दिन मनवा सकते थे, लेकिन इसको 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये कर्क रेखा, ये भूमध्य और ये मकर रेखा, और सीधा सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कहाँ पर, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से जाती है, और ज़्यादातर जो दुनिया है वो कर्क रेखा पर स्थित है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबा और सबसे ऊर्जावान दिन माना जाता है। इसलिए 21 जून को इसको मनाने का जो रीज़न है दोस्तों, उसके पीछे भौगोलिक कारण है। यानी कि आप देख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सीधा संबंध भूगोल से। आपने इस तरीके से विचार कभी किया नहीं होगा। आइए और बात करें तो यदि हम लोग इसकी बात करते हैं संस्कृति से, तो संस्कृति का तो सीधा संबंध है क्योंकि योग भारत की पुरातन संस्कृति है। बिल्कुल आप इसको जोड़ सकते हैं इसमें। यदि बात करें इसमें आर्थिक दृष्टिकोण से, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से यदि हम लोग बात करें तो आप इसको कई एंगल से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि यदि हम योग को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, लाइफ स्टाइल में हम इसको शामिल कर लेते हैं तो हम कम बीमार पड़ेंगे, और जो खर्च हमारा अभी बीमारियों पर लग रहा ना वो हम अपने विकास पे लगा सकेंगे, और सरकार भी हमारे विकास पे वो चीज़ वो संसाधन लगा सकेगी जो अभी उसको हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाना पड़ रहा है। एक ये भी एंगल है कि जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाने लगा तब से क्या हो गया, इसका बाजारीकरण हो गया।
है ना, बाजारीकरण, इसका मार्केटाइजेशन हो गया। देखिए वो बाजारीकरण के माध्यम से क्या हुआ, अब आप देखिए कि बहुत सारे प्रोफेशनल योग गुरु बन चुके हैं, आप एक करियर के रूप में अपना सकते हैं और आजीविका कमा सकते हैं। आर्थिक ही तो दृष्टिकोण है। कई बार पेपर में आता है कि योग के क्षेत्र में करियर बनाएं, करियर बना सकते हो आप यहाँ पर। दूसरा, अगर आपको योग करना है तो फिर आपको उस तरीके के सारे उपकरण भी, सारे इक्विपमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं, उसके लिए मैट होती है, सीडीज़ होती हैं, समझ में आ रहा ना। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनका एक बहुत बड़ा बाजार है और ये केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए अब मैंने कितना सारा एंगल आपको इकोनॉमी से जोड़ के बता दिया। यदि हम लोग और भी बात करें, यदि मान लीजिए कि हम पर्यावरण की बात करें, तो पर्यावरण, क्योंकि योग स्वच्छता पर बल देता है, तो पर्यावरण की स्वच्छता को भी योग के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। यदि हम लोग चिकित्सा की बात करें, तो चिकित्सा की तो एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है योग, इसीलिए तो राष्ट्रीय आयुष मिशन है भारत सरकार का, और इस आयुष मिशन में जो योग है वो शामिल है ना। वाय का मतलब यहाँ योग ही है। तो चिकित्सा में तो इसका इतना ज़्यादा महत्व है कि जिन बीमारियों का मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उनका इलाज कहाँ है, योग में है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को इतने पे रोक रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आप लोगों को इसको बहुत ज़बरदस्त, इसका और भी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं अलग अलग एंगल से, लेकिन इतने में आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। जो मैंने यहाँ लिखा कि अलग अलग कोण से, अलग अलग एंगल से किसी एक टॉपिक को घुमाना आना चाहिए आपको इस तरीके से, इसी को कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। और इसी एंगल से, इसी तरीके से यदि आप आंसर राइटिंग भी करना सीख गए ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता बहुत अच्छी रैंक पे जाने से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये विश्लेषण क्षमता का विकास जो है, या इसकी ये योग्यता या इसकी ये क्षमता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसको बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ कुछ टूल्स मैं बता रहा हूँ कि कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो व्यापक मूलभूत अध्ययन, यानी कि आपको जो भी आपके बेसिक्स हैं सब्जेक्ट्स के, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और जियोग्राफी, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, जिनको 4 पिलर कहा जाता है जीएस के, इनका बेसिक्स बहुत आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, और यदि आपको मांग का नियम क्या ये नहीं मालूम है, तो आप इकोनॉमी पढ़ के क्या कर लेंगे फिर, क्योंकि इकोनॉमी का बेस होता है मांग का नियम। यदि आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो और जियोग्राफी में आपको अक्षांश देशांतर रेखाओं की इंपॉर्टेंस यदि नहीं पता है, तो आप क्या कर लेंगे फिर आगे, समझ में आ रहा ना। क्योंकि यहाँ इसके शुरुआती अध्यायों में ही इसके बेसिक्स होते हैं। यदि किसी को संविधान की जो उद्देशिका है वो अगर समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकली उसका कोई इमेज उसके दिमाग में नहीं है, तो फिर वो पॉलिटी नहीं पढ़ सकता। तो सबसे पहले हमको बहुत डिटेल में बेसिक हमारी तैयारी करनी चाहिए। अवलोकन, देखिए आगे जो अगला जो टूल बताया गया है वो है कि एक बहुत बड़े तरह लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने का क्या मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने का मतलब होता है कि जो चीज़ें किताब में लिखी हुई है उसको हम देखना, महसूस करना शुरू करें। जैसे उदाहरण के लिए अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है, तो आप उसको किताब में पढ़ने की जगह एक क्या कर सकते थे कि आप उसको होते हुए, एक बार किताब में पढ़ के अगर आप उसको होते हुए देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक होता है ना कि हम समाज से कट ना जाएं। जब हम तैयारी का हवाला दे देते हैं कि हमको पढ़ना है, तो हम समाज से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि आप विभिन्न माध्यमों से समाज से जुड़े हुए हो, समाज की समस्याओं को आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे। फिर दिमाग का खुलापन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। एक चीज़ होती है जिसको क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है ना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो पहले से सोच भरी हुई है दिमाग में, तो उससे ग्रस्त ना होकर के हमें हर जो हमारे हमसे विरोधी भी विचार यदि कोई रख रहा है तो उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए कहते हैं खुलापन रखना चाहिए। कुएं के मेंढक जैसा दिमाग यहाँ पर काम नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। टेक्निक है ना। अब इसके कुछ टूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, यानी कि यदि कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए मूल अधिकार है, मान लीजिए एक छोटा सा टॉपिक है मूल अधिकार, तो यहाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट तो ठीक है, मैंने इसके पहले जो सूत्र बताया इससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको इससे जुड़े फैक्ट भी याद होना चाहिए कि हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए, भाग 3 में है,
है ना, 12 से 35 तक है। ये सारी ऐसी तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको उस पर विचार करना ज़रूरी है ना। जो भी हम पढ़ते हैं उस पर मनन यदि नहीं करते हैं तो विश्लेषण क्षमता कभी भी डेवलप नहीं हो सकेगी। अगला है लगातार प्रश्न खड़े करते जाना। लगातार प्रश्न खड़े करते जाने का मतलब ये होता है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। यदि हम हर घटना के संबंध में, हर कॉन्सेप्ट के संबंध में ऐसे लगातार अपने सामने लगातार एक प्रश्न पे प्रश्न खड़े करते जाएंगे तो ओवरऑल समझ बनाने में बहुत मदद मिलती है उस सब्जेक्ट की। तर्क वितर्क वाद विवाद करना, यानी कि एक स्वस्थ माहौल में, एक अच्छे ग्रुप में जहाँ पर लोग आपकी तरह मेहनत भी करने वाले हों, यदि आप वहाँ पर डिबेट करते हो और हेल्दी डिबेट करते हो तो उससे भी आपका दिमाग काफ़ी खुलेगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगी एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करने में। अपने ही निष्कर्षों को काटना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने जो निष्कर्ष निकाला, हमने जो कंक्लूजन निकाला, बाद में मालूम पड़ता है कि इसमें और भी कुछ सुधार होना चाहिए। तो हम लगातार अपने, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। जब आप दूसरों के विचारों से परिचित होंगे, ज़्यादा ज्ञान से परिचित होंगे, तब आप क्या कर पा सकते हैं कि अपने ही निष्कर्षों को काटते काटते एक बहुत ज़्यादा शुद्ध निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। दूसरों को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारी आदत होती है कि हम बोलने लग जाते हैं तो सामने वाले को सुनते नहीं हैं। सामने वाले को गंभीरता से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे विरुद्ध ही क्यों ना बोल रहा हो। विरोधी तर्कों पर विशेष रूप से सोचना। देखिए यही चीज़ मैंने बोली है, विरोधी तर्कों पर सोचने से भी हमको पता लगता है कि क्या मेरा मत केवल एकाकी तो नहीं, क्या मैं सिक्के के दूसरे पहलू को देख नहीं पा रहा क्या। यहाँ पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। एक सोशल लाइफ में, एक बड़े पद पर एक अधिकारी के अंदर ये सारी की सारी जो क्षमताएं हैं या ये जो तरीके हैं, ये जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इनका वो अभ्यस्त है या उसका मस्तिष्क इन सब से भलीभांति परिचित है तो वो एक बहुत अच्छा एसेट साबित हो सकता है। राष्ट्र की संपत्ति है उसका वो मस्तिष्क, क्योंकि वो हर समस्या को समस्या नहीं उसमें समाधान की तरफ सोचता है और इसके लिए उसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। और यही ध्यान में रखते हुए यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे जो कमीशंस हैं वो लगातार अपने पैटर्न को चेंज करते चले जा रहे हैं, प्रश्नों के स्वरूप को बदलते चले जा रहे हैं और उनका यही उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों का, ऐसे युवाओं का चयन किया जा सके जिनके मस्तिष्क को एक ट्रेनिंग के माध्यम से वो एक बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में बदल सके दोस्तों, और राष्ट्र सेवा में उनका योगदान प्राप्त हो सके। तो ये मेरा जो एक संदेश था आप लोगों के लिए, एक लेक्चर था आप लोगों के लिए, ये मैंने आप लोगों को तक भेजा। ये जैसा आपको लगता है लाइक और शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में एक सूचना है आप लोगों के लिए कि नवीन बैच प्रारंभ हो चुका है जिसमें 14 सितंबर से ये बैच आरंभ होने वाला है। इसका फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, जो कि इंदौर में सबसे ज़्यादा वाजिब है, ये अभी सबसे ज़्यादा कम है। और इसके लिए ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं दोस्तों। तो वेदा में आप लोग जल्दी कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सीटें नहीं हैं, सीटें सीमित हैं। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा फोर्स के अलग अलग ऑनलाइन मंच है यूट्यूब पर, फोर्स एनडीए, फोर्स सिविल सर्विसेज, फोर्स एसएसबी वर्ड, आर्मी, फिजिकल और इसके बाद में एफडीए मोटिवेशन। तो यहाँ पर भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी तैयारी को गति देने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इन मंचों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो भी प्रस्तुति है, जो भी इस जो लेसन में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है वो आपको कैसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।